अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आँख खुली तो ख़ुद को अस्पताल में पाया। मेरे दाईं तरफ अंकल सजानी खड़े थे। मेरी आंखें खुलते देखकर इनके चेहरे पर मुसर्रत दौड़ आई। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले तो उन्होंने मुझे इशारे से चुप रहने के लिए कहा और ख़ुद डॉक्टर को बुलाने चले गए। अंकल सजानी की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे बहुत ज़्यादा रोने के बाद सूज जाती हैं, लेकिन बज़ाहिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरे जहन में आंधियाँ सी चलने लगीं। या खुदाया, ये सब क्या था? क्या वो सब सच था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो झूठ था, सिर्फ एक ख्वाब था, तो फिर वकार कहाँ है? आखिर ये सब क्या है? अभी मेरा जहन इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में था कि खूबसूरत लेडी डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। इसने मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर एक नज़र डाली और मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और मेरे पाँव की तरफ से चल पड़ी। टेबल से एक रजिस्टर उठाकर कुछ दर्ज करने लगी, जबकि मैं एक मर्तबा फिर दुनिया माफिया से बेगानी हो गई। दूसरी बार मुझे होश आया तो मेरी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब मेरे पास मौजूद थे। अंकल सजानी दरवाजे के पास सबसे अलग थलग एक बेंच पर बैठे खलाओं में घूर रहे थे। मेरे वालिदैन ने मुझे प्यार किया और बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वकार कहाँ है अम्मी? मैंने पूछा। उन्होंने मुझसे आंखें चुराते हुए जवाब दिया, वो बेटा अपने एक दोस्त से मिलने गया है, बस आता ही होगा। अम्मी ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन इतनी बड़ी खबर आखिर कब तक छुपाई जा सकती है? मुझ पर यह तलख हकीकत बिजली बन कर गिरी। मेरी ज़िंदगी में एक बार फिर ख़ज़ां आ गई। वो फूल, वो खुशी की कलियां तो खिलने से पहले ही मुरझा गईं। वकार अहमद, मेरी मोहब्बत, मेरे हमसफ़र, खुशियों और गमों के साथ ही मुझे छोड़कर अचानक यूँ चले जाएंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वकार की नागहानी मौत के बाद आसपास के लोगों ने झूठी खबरें उड़ानी शुरू कर दी कि ये हवेली मनहूस है, यहाँ आसेब हैं, भूत प्रेत बसते हैं, वगैरह वगैरह। लोगों की मन घड़त कहानियाँ सुनकर मेरे वालिदैन ने मुझे शहर जाने का मशवरा दिया, लेकिन मैं शहर नहीं जाना चाहती थी। मुझे हवेली से मोहब्बत हो गई थी। सिर्फ यही तो थी जहाँ रहकर मुझे अपने शौहर की कमी महसूस ना होती थी। मुझे यहाँ की हर चीज़ से इनकी खुशबू आती थी। सो मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहीं रहूँगी। ज़िंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई। वकार की वफ़ात के चंद महीने बाद ही खुदा ने मुझे एक चांद सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम मैंने खुद हुमैरा रखा। मेरी बेरौनक ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई। मेरे घर वाले पैदाइश से कुछ अरसा पहले से ही हवेली में ठहरे हुए थे। सब बहुत खुश थे। बहुत से लोग आसपास से भी मुबारकबाद देने के लिए आए। हवेली को फूलों से सजाया गया। गरीबों में खाना तकसीम हुआ। गर्ज हर तरफ रौनक ही रौनक और खुशी का समा था। घर वाले चंद हफ्ते रुक कर फिर वापस चले गए और हवेली फिर से खाली हो गई। हवेली के मुलाजमीन भी मुझसे इजाज़त लेकर अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि लोगों की मन घड़त अफवाहों की वजह से इस हवेली से खौफ महसूस करने लगे थे। लेकिन मैं मुतमईन थी और ज़रा भी खौफज़दा नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ कभी कोई अनहोना वाक़या पेश नहीं आया था। मगर मेरा जहन अक्सर वकार अहमद और सुसर की नागहानी मौत के बारे में सोचता था कि आखिर क्या वजह थी कि वो बग़ैर कुछ सोचे समझे दहकते आतिशदान में जा बैठे। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था। बहरहाल अब मेरे जहन में ये ख्यालात कम ही आते थे, क्योंकि मैं अपनी हुमैरा के साथ बहुत खुश थी। हर आसाइश इस हवेली में हमें मुहैया थी। सच कहते हैं वक्त पर लगा कर उड़ता है। मेरी हुमैरा ने मैट्रिक कर लिया और वो जवान हो गई। माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरत थी कि हर रोज़ मैं इसकी नज़र उतारती थी। जहानत तो इसी विरसे में मिली थी। वो अक्सर मुझसे अपने बाप के बारे में पूछती थी तो मेरी आंखें भीग जाती थीं। फिर ख़ुद ही मेरे गले में बाँ नहीं डालकर कहती, अम्मी आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी बाप की कमी महसूस नहीं हुई।
اور میں بے اختیاری سے گلے لگا کر پیار کرتی۔ جب وہ ایف اے میں داخل ہوئی تو حویلی میں کچھ عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ اتنا طویل عرصہ میں نے اس حویلی میں گزارا، لیکن مجھے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج کل مجھے محسوس ہوا کہ جیسے حویلی میں ہمارے علاوہ کوئی تیسری نادیدہ ہستی بھی موجود ہے جو حمیرہ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اکثر جب حمیرہ چائے بناتی تو اس کے دوپٹے کا پلو آگ پکڑ لیتا۔ وہ خوف زدہ ہو کر دوپٹہ دور پھینک دیتی۔ ایک مرتبہ چائے کی ٹرے ہاتھوں میں پکڑے جب لاؤنج میں داخل ہونے لگی تو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور ٹرے اس پر آ گری۔ اف خدایا، اس کے جسم پر گرم گرم چائے گری۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ جسم زیادہ نہیں جلا، صرف ہاتھ کوہنیوں تک جلے، لیکن اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر رو پڑی۔ ماں تھی نا، کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا جب میری بچی کو چھوٹی سی خراش بھی آتی۔ بہرحال پھر میں نے حمیرہ کے کچن میں گھسنے پر پابندی لگا دی اور خود سارے کام کرنے لگی۔ حمیرہ کالج ایک بس میں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی بس کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ سڑک کے سائڈ پر لگے ہوئے ایک تناور درخت سے ٹکرا گئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بس میں کسی اور لڑکی کو خراش تک نہ آئی تھی، صرف حمیرہ زخمی ہوئی۔ اس کی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی ٹوٹ گئی اور کوہنیوں پر بھی خراشیں آئیں۔ میں ان واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کروں۔ مجھے اکثر لاؤنج کی آتش دان کے پاس رات کی تنہائی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رات کو کچن سے پانی لینے کے لیے وہاں سے گزری تو یوں لگا جیسے آتش دان کے قریب میں کوئی دھیمی آواز میں رو رہا ہے۔ حمیرہ کا خیال آتے ہی میں اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں ایک لکیر کی صورت میں داخل ہو رہی تھی۔